कानपुर शहर में एक किराए के मकान में सावित्री अपनी 2 बेटियां मीरा और शालू के साथ रहती थी। घर का खर्चा चलाने के लिए सावित्री पर्स बेचा करती थी। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे सावित्री के पर्स बिकने बहुत कम हो गए कि एक समय का खाना मिलना भी उनके लिए मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि मकान का किराया भी 2 महीने से नहीं दे पाए। इसी चिंता में सावित्री की तबीयत भी खराब रहने लगी। माँ सावित्री की और घर की बिगड़ती हालत देख बड़ी बेटी मीरा सोच में पड़ गई। माँ की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है और ऊपर से घर का किराया और खाने पीने का खर्चा। अब से मैं पर्स बेचने जाया करूँगी। ऐसा सोचकर मीरा अपनी छोटी बहन शालू से बोली, शालू मेरी बहन, मैं पर्स बेचने बाजार जा रही हूँ, तुम माँ का ख्याल रखना। ठीक है दीदी, पर तुम जल्दी लौट आना और आते समय कुछ खाने को लेती आना, बहुत भूख लग रही है। अच्छा ठीक है, मैं खाने के लिए कुछ लेती आऊंगी, तुम बस माँ का ख्याल रखना। इतना कहकर मीरा पर्स बेचने बाजार की ओर चली जाती है। कुछ देर बाद बाजार पहुंचकर मीरा बाजार में आए लोगों का अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए बोली, पर्स ले लो, सुंदर सुंदर पर्स ले लो, अलग अलग कलर के पर्स ले लो, देखो कितने सुंदर डिजाइन के पर्स है। ये कहते हुए मीरा जोर जोर से आवाज लगाकर पर्स बेचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी ने भी उससे पर्स नहीं खरीदा। ऐसे ही शाम हो गई और मीरा मन ही मन सोचने लगी, हे राम जी, अब मैं क्या करूं? मेरा तो एक भी पर्स नहीं बिका, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है और माँ की दवाई भी लानी है। अब मैं घर खाली हाथ कैसे जाऊं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? ये कहते हुए मीरा बहुत उदास हो गई और घर की ओर जाने लगी। तभी रास्ते में मीरा ने एक बहुत बड़े बंगले से एक औरत को बाहर निकलते हुए देखा, जो एक प्लेट में बचा कुचा खाना लाकर बाहर सड़क में एक डस्टबिन में डाल रही थी। ये देख मीरा दौड़ते हुए उनके पास गई और बोली, सुनिए मेम साहब, आप ये बचा कुचा खाना डस्टबिन में मत डालिए, ये आप मुझे दे दीजिए। मेरे घर पर मेरी छोटी बहन और माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया। भगवान ने तुम्हें हाथ पैर दिए हैं तो तुम कमा कर क्यों नहीं खाती? ऐसे भीख क्यों मांग रही हो? मेम साहब, मैं भिखारी नहीं हूँ, दरअसल मैं पर्स बेचती हूँ, लेकिन आज मेरा एक भी पर्स नहीं बिका और घर पर मेरी माँ बीमार है, उनके दवाई खरीदने तक के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये कहकर मीरा रोने लगी। ठीक है, चुप हो जाओ, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मैं तुम्हें थोड़े पैसे और खाना दे सकती हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। दरअसल आज मेरी नौकरानी काम पर नहीं आई है। अगर तुम घर की साफ सफाई और जूठे बर्तन साफ कर दो तो मैं उसके बदले तुम्हें पैसे दे दूंगी। मीरा बंगले की मालकिन की बात सुन घर का काम करने के लिए फौरन तैयार हो गई। घर की सफाई में जुट गई और सारा काम खत्म हो जाने के बाद बंगले की मालकिन ने मीरा को थोड़े बहुत पैसे और बचा कुचा खाना घर ले जाने को दे दिया। मीरा ने उन पैसों से माँ के लिए दवाइयाँ खरीदी और खुशी खुशी घर आ गई। तभी शालू बोली, दीदी आपने बड़ी देर लगा दी आने में, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आप माँ की दवाइयाँ लेकर आई है ना? माँ की तबीयत खराब हो रही है। तुम चिंता मत करो शालू, मैं माँ की दवाइयाँ ले आई हूँ, अब देखना माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चलो पहले कुछ खा लेते हैं, आप दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया। ये कहते हुए मीरा ने एक प्लेट में खाना निकालकर अपनी माँ और छोटी बहन को खाने को दिया। तीनों ने मिलकर पेट भर खाना खाया। उसके बाद मीरा अपनी माँ सावित्री से बोली, माँ ये लीजिए दवाई, जल्दी से खा लीजिए, देखना कल सुबह तक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बेटी, तुम्हें मेरी वजह से कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। कल से तुम पर्स बेचने मत जाना, कल से पर्स बेचने मैं जाऊंगी। नहीं माँ, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आप बस घर पर आराम करिए। अब रात बहुत हो चुकी है, बड़ी जोरों की नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, आप भी सो जाइए। इतना कहकर मीरा सोने चली गई। फिर अगली सुबह घर का काम खत्म कर मीरा पर्स बेचने बाजार चली गई, लेकिन उस दिन भी मीरा का एक भी पर्स नहीं बिका। ये देख मीरा निराश हो गई। अब मैं क्या करूं? भगवान जी, कल तो किसी तरह खाने का बंदोबस्त हो गया था, लेकिन आज मेरा एक भी पर्स नहीं बिका, तो मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊंगी? फिर देखते ही देखते शाम हो गई, पर फिर भी किसी ने भी उसका पर्स नहीं खरीदा। ये देख मीरा दुखी होकर बोली, अब तो शाम भी हो चुकी है, मुझे अब घर लौट जाना चाहिए, माँ मेरी चिंता कर रही होगी। इतना कहकर मीरा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए घर की ओर जाने लगी और जैसे ही वो घर पहुंची, इतने में मकान मालकिन सुषमा चिल्लाते हुए वहां आई और बोली, अरे ओ सावित्री,
3 महीने का किराया चढ़ गया है, मुझे आज किराया चाहिए। बहन जी, हमें थोड़ी मोहलत और दे दीजिए, अभी हमारे घर के हालात ठीक नहीं हैं। घर के हालात ठीक नहीं है, इसमें मैं क्या करूं? मुझे बस मेरे किराए से मतलब है। आंटी जी प्लीज हमें थोड़ा समय और दे दीजिए। मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि मैं तुम जैसे गरीबों को अपना इतना अच्छा घर रहने के लिए दूं। मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा। अगर पैसे नहीं है तो मेरा कमरा अभी के अभी खाली कर दो। आंटी जी हमारे ऊपर इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए, माँ बहुत बीमार है और हमारा काम भी कुछ दिनों से नहीं चल रहा। प्लीज हमें घर से मत निकालिए, हम कहाँ जाएंगे? मैंने तुम जैसे गरीबों का ठेका नहीं ले रखा। मेरा और समय बर्बाद मत करो, जल्दी से मेरा कमरा खाली करो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं फटीचर लोग। जब किराया देना बसता नहीं है तो किराए के घर में रहते क्यों हो? सड़क किनारे जाकर रहो। ये कहते हुए मकान मालकिन सुषमा ने तीनों माँ बेटी को धक्के मारकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। बेबस और लाचार तीनों माँ बेटी अपना सामान उठाए सुनसान सड़क किनारे बैठ गए। तभी सावित्री रोते हुए बोली, भगवान जी आप हमारी और कितनी परीक्षा लेंगे? हम पहले से ही इतने कष्टों में जीवन बिता रहे हैं, अब ऊपर से मकान मालिक ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि किराए पर दूसरा कमरा ले सके। माँ चिंता मत करो, भगवान ने चाहा तो हमें कहीं न कहीं रहने के लिए आसरा मिल ही जाएगा। तीनों माँ बेटी सड़क किनारे दुखी होकर बैठे हुए थे कि तभी उनके पास एक बूढ़ी औरत आई और मीरा से बोली, बेटा क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं परीलोक की रानी परी हूँ। दरअसल मुझे एक दुष्ट जादूगरनी ने अपनी जादुई शक्तियों से बूढ़ी औरत बना दिया। अगर मैं कल तक अपने असली रूप में नहीं आई तो मैं हमेशा के लिए बूढ़ी औरत बनकर रह जाऊंगी और वो दुष्ट जादूगरनी मेरी सारी शक्तियाँ प्राप्त करके पूरी दुनिया में राज करेगी। मगर मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? बेटा उस जादूगरनी ने मेरा जादुई 2 पर्स का घर अपने कब्जे में कर रखा है। उनमें से एक पर्स घर में जादूगरनी ने अपनी काली शक्तियाँ रखी है। तुम्हें दूसरे पर्स घर में जाकर मेरी जादुई छड़ी हासिल कर पहले पर्स घर को नष्ट करना होगा, तब मैं अपने असली रूप में वापस आ जाऊंगी। तुम्हें इसके लिए बादलों में जाना होगा जहाँ मेरे जादुई 2 पर्स घर है, लेकिन तुम्हें वहाँ एक मटका घर भी दिखाई देगा जिसे जादूगरनी ने भ्रम में डालने के लिए बनाया है। तुम उसकी बातों में बिल्कुल मत आना। पर रानी परी जी मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से जादुई पर्स घर में आपकी जादुई छड़ी है? जिस पर्स घर में मेरी जादुई छड़ी है उस घर में से तुम्हें बहुत तेज रोशनी आती दिखाई देगी, पर तुम वहाँ दुष्ट जादूगरनी की नजरों से बच कर जाना। चलो मैं तुम्हें वहाँ जाने का रास्ता बताती हूँ। यहाँ से कुछ दूर तुम्हें एक झरना दिखाई देगा। उस झरने के पास तुम्हें एक सीढ़ी दिखाई देगी जो तुम्हें बादलों के पास ले जाएगी। फिर मीरा बूढ़ी औरत के बताए गए झरने के पास पहुंची। उसे वहां एक सीढ़ी दिखाई दी। उन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मीरा बादलों के पास पहुंच गई। तभी उसे वहां 2 जादुई पर्स घर दिखाई दिए, जिसे देख मीरा बोली, अब मुझे देरी नहीं करनी चाहिए। मुझे जल्दी से रानी परी की जादुई छड़ी ढूंढनी होगी, इससे पहले कि जादूगरनी यहाँ आ जाए। और इन दोनों जादुई पर्स घर में से मुझे पता है मुझे किस घर में जाना है। इतना कहकर मीरा जिस जादुई पर्स के घर में से तेज रोशनी आ रही थी, वो जैसे ही उस घर में जाने लगी तभी वहाँ एक मटका घर प्रकट हो गया और बोला, रुक जाओ लड़की, कहाँ जा रही हो? तुम्हें उस घर में कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें इतनी सारी धन दौलत दूंगा जो कभी खत्म नहीं होगा और तुम पूरी दुनिया में राज करोगी। तुम जल्दी से मेरे घर में आ जाओ। मुझे धन दौलत का कोई लालच नहीं और न ही मुझे दुनिया में राज करना है। तुम्हारी धन दौलत तुम्हें ही मुबारक हो। ये कहते हुए मीरा ने जैसे ही दूसरे जादुई पर्स घर में कदम रखा, देखते ही देखते जादुई मटका घर वहाँ से गायब हो गया। उसके बाद मीरा ने फटाफट से उस पर्स घर में से रानी परी की जादुई छड़ी ढूंढ निकाली और बिना समय गवाए रानी परी की जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर पहला जादुई पर्स नष्ट कर दिया। जादुई पर्स नष्ट होते ही जादूगरनी की सारी काली शक्तियाँ भी नष्ट हो गई और शक्तियों के नष्ट होते ही दुष्ट जादूगरनी भी जलकर भस्म हो गई। वहीं रानी परी भी अपने असली रूप में वापस आ गई। रानी परी की जादुई छड़ी की सहायता से
पलक झपकते ही मीरा पृथ्वी लोक वापस आ गई और रानी परी को उनकी जादुई छड़ी सौंपी। ये देख रानी परी खुश होते हुए मीरा का धन्यवाद करते हुए बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मीरा, तुम बहुत अच्छी और नेक हो। आज से पहले ना जाने मैंने कितने लोगों से मदद मांगी, लेकिन वो सब जादूगरनी के जादुई मटका घर के लालच में आ जाते थे, लेकिन तुमने बिल्कुल भी लालच नहीं किया। तुम्हारा फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वापस अपने परीलोक जा सकती हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें अपना ये दूसरा जादुई पर्स घर देकर जा रही हूँ। अब से आप सब खुशी खुशी इस घर में रहना। इस घर में तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। रानी परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना हम तो इस बात से परेशान थे कि अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। आपने तो हमें रहने के लिए अपना जादुई पर्स घर ही दे दिया। मीरा, ये सब तुम्हें तुम्हारे अच्छे स्वभाव के कारण मिला है। अगर तुम धन दौलत का लालच करती तो तुम्हें ये सब कुछ कभी नहीं मिलता। इसलिए हमेशा ऐसे ही रहना, कभी लालच मत करना और सदा दूसरों की मदद करते रहना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरा परीलोक जाने का समय आ गया है। इतना कहकर रानी परी अदृश्य हो गई और वहीं तीनों माँ बेटी खुशी खुशी जादुई पर्स घर में रहने लगी। अब जादुई पर्स घर की मदद से उनका जीवन बिल्कुल बदल गया। सावित्री ने एक बहुत बड़ा शोरूम खोला जिसमें वो नए नए डिजाइन और कलर्स के पर्स बेचने लगी और पर्स बेचकर मिले हुए पैसों से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद कर अपनी दोनों बेटियों के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगी। एक बार की बात है, सरोजनीपुर नाम के एक गांव में पार्वती नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। पार्वती ने कभी अपने माता पिता का चेहरा नहीं देखा था। बचपन में उसके माता पिता उसे कूड़े के ढेर में छोड़कर चले गए थे। किसी भले इंसान ने कुछ दिनों तक उसकी देखरेख की। उसके बाद उसने भी पवित्रा को यूं ही सड़कों पर छोड़ दिया। पवित्रा बचपन से ही कूड़े के ढेर में पली बढ़ी लड़की थी। बड़ी होने के बाद मेहनत करके उसने अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और उसी में रहने लगी। पवित्रा एक शोरूम में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती थी। वो अपना काम बहुत मन से करती थी। एक दिन शोरूम की मालकिन ने पवित्रा से कहा, पवित्रा, तुम जब से आई हो पूरा शोरूम हमेशा चमकता रहता है। तुम अपना काम बहुत अच्छे से करती हो। तुम एक काम करो, अब से तुम झाड़ू पोछा लगाने का काम छोड़ दो और यहीं पर डिलीवरी गर्ल की नौकरी कर लो। उसमें तुम्हें ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन, आप मेरे बारे में कितना सोचती हैं। अभी तुम घर चली जाओ और कल से सामान को दुकानों तक पहुंचाने का काम करना। उसके बाद पवित्रा वापस घर आ जाती है। पवित्रा खुद बहुत गरीब थी, लेकिन फिर भी लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटती थी। वो अपने आसपास के सभी जरूरतमंद लोगों की मदद करती रहती थी, फिर चाहे उसके लिए उसे खुद ही क्यों ना तकलीफ उठानी पड़े। अगले दिन सुबह सुबह पवित्रा अपने लिए लंच पैक करती है और उसे लेकर काम पर जाने लगती है। पवित्रा काम पर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा दिखती है। पवित्रा उस बूढ़ी अम्मा की हमेशा मदद किया करती थी, उन्हें कुछ न कुछ खाने के लिए देती रहती थी। आज भी वो बूढ़ी अम्मा बहुत भूखी थी। पवित्रा उनके पास जाती है और कहती है, अम्मा, मुझे पता है आपको भूख लगी है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। इतना कहकर पवित्रा उन अम्मा को अपना लंच बॉक्स दे देती है और आगे बढ़ जाती है। पवित्रा काम पर पहुंचती है और लगन से अपना काम करती है। वो शोरूम से सैंडल और गाउन छोटी मोटी दुकानों तक पहुंचाया करती थी। इस काम से वैसे तो वो काफी थक जाती थी, लेकिन उसे पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे थे। काम करके पवित्रा जब घर आने लगती है तो उसको रास्ते में एक लड़की दिखती है जो कि बहुत ज्यादा रो रही थी। पवित्रा उस लड़की के पास जाती है और कहती है, क्या बात है, तुम इतना क्यों रो रही हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि है, मैं अपनी सौतेली माँ के साथ रहती हूँ। वो मुझ पर बहुत अत्याचार करती है, उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैं बेसहारा हो गई हूँ। मेरे पास ना तो रहने के लिए घर है और ना ही खाने के लिए खाना, और मेरे पिताजी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पवित्रा को अंजलि के बारे में जानकर बहुत बुरा लगता है।
उसने अपना बचपन बहुत ही ज्यादा बेकार तरीके से बिताया था, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि किसी का भी बचपन उसके नजरों के सामने खराब हो। वो अंजलि से कहती है, अंजलि तुम बिल्कुल निराश मत हो, पास में ही मेरी एक झोपड़ी है, मैं उसी में रहती हूँ। तुम मेरे साथ चलो और जब तक तुम्हारा मन करे तब तक तुम वहाँ रहना। अंजलि पवित्रा का धन्यवाद करती है और उसके साथ उसके घर तक जाने लगती है। घर पहुँचने के बाद पवित्रा अंजलि को खाने के लिए खाना देती है। पेट भर खाना खाने के बाद अंजलि कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने मेरी मदद की। मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है, क्या मैं सो जाऊं? अरे हाँ, इसमें भी भला कोई पूछने की बात है। तुम खाट पर सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाऊंगी। पवित्रा अंजलि को खाट पर सुला देती है और खुद जमीन पर सो जाती है। पवित्रा पवित्र मन से अंजलि की सेवा कर रही थी, लेकिन अंजलि एक बहुत ही चतुर और चालाक लड़की थी। पवित्रा रात को सो जाती है, लेकिन अंजलि को नींद नहीं आती। वो मन ही मन सोचती है, ये कितनी बेवकूफ लड़की है, इसे मैंने जो कहा इसने मान लिया। इसने मेरे बारे में कुछ जानने की कोशिश भी नहीं की। इसे क्या पता मैं एक बड़ी दुकान से चोरी करके भागी हूँ और इसने मुझे अपने घर में छुपने की जगह दी है। मेरा क्या है, कुछ दिन तक यहाँ रहूंगी और इस गरीब के घर में जो भी कुछ मिलेगा इसे भी चुरा कर भाग जाऊंगी। कौन सा मेरा इस दुनिया में कोई है। ये सब सोचकर अंजलि सो जाती है। अगले दिन पवित्रा काम पर चली जाती है और इधर अंजलि पवित्रा के पूरे घर की छानबीन करने लगती है, लेकिन उसे पवित्रा के घर में कुछ नहीं मिलता। ओहो, मैं भी कितनी गरीब लड़की के घर में आ गई हूँ, इसके घर में तो खुद ही कुछ नहीं है। दूसरी तरफ पवित्रा अपना सामान दुकानों में डिलीवर कर रही थी। जब पवित्रा अपना सारा काम खत्म कर लेती है तो मालकिन पवित्रा के पास आती है और कहती है, पवित्रा कल सुबह 6 बजे एक दुकान में डिलीवरी करने देनी है और तुम्हें पता है हमारा शोरूम 10 बजे खुलता है और मैं उस डिलीवरी को रोक भी नहीं सकती क्योंकि वो एक बहुत बड़ी डिलीवरी है। तुम एक काम करो, तुम ये 5 गाउन और 5 सैंडल अपने घर ले जाओ और कल सुबह 6 बजे उस दुकान पर पहुंचा देना। लेकिन पवित्रा, इन गाउन और सैंडल का बहुत ध्यान रखना क्योंकि इतने से सामान की कीमत पूरे 5 लाख रुपए से भी ज्यादा है। आप बेफिक्र रहिए मैडम, मैं इन सभी गाउन और सैंडल को बहुत संभाल कर रखूंगी और कल सुबह इन्हें डिलीवर कर दूंगी। इतना कहकर पवित्रा वो सारे गाउन और सैंडल लेकर घर आ जाती है। अंजलि पवित्रा के हाथ में इतना कीमती गाउन और सैंडल देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, अरे दीदी, आपके हाथ में इतना कीमती गाउन और सैंडल कहाँ से आए? ये तो दिखने में बहुत सुंदर लग रही है। हाँ अंजलि, ये दिखने में जितने खूबसूरत है इनके दाम भी उतने ही ज्यादा है। तुम्हें पता है सिर्फ इतना सा सामान 5 लाख रुपए का है। 5 लाख सुनकर अंजलि की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। क्या 5 लाख? ये तो बहुत बड़ी कीमत है। हाँ, मुझे इन सामानों को कल सुबह 6 बजे दुकान पर डिलीवर करना है। पवित्रा की बात सुनकर अंजलि मन ही मन सोचती है, मैं इतने महंगे गाउन और सैंडल को आज रात ही चुरा कर ले जाऊंगी और इन्हें किसी दुकान में बेचकर लखपति बन जाऊंगी। ऐसा सोचकर अंजलि पवित्रा से कहती है, दीदी बहुत भूख लगी है और नींद भी आ रही है, कुछ खाने को दे दो ना, फिर मुझे सोना है। हाँ अंजलि, क्यों नहीं। पवित्रा अंजलि को खाने के लिए खाना देती है और खुद भी खा लेती है। खाना खाकर दोनों सो जाते हैं। आधी रात को जब पवित्रा गहरी नींद में सो रही थी तब अंजलि उठती है और चुपके से वो सभी गाउन और सैंडल चुराकर वहाँ से भाग जाती है। सुबह 5 बजे जब पवित्रा की आँख खुलती है तो वो देखती है अंजलि खाट पर नहीं है। अरे, ये अंजलि इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? शायद बाहर टहलने गई होगी। मैं फटाफट तैयार होकर गाउन और सैंडल डिलीवर कर आती हूँ। ऐसा सोचने के बाद पवित्रा की नजर वहाँ जाती है जहाँ उसने गाउन रखा था, लेकिन वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। पवित्रा पूरे घर में ढूंढती है लेकिन उसे गाउन और सैंडल कहीं नहीं दिखता। उसे समझते देर नहीं लगती कि उसके गाउन और सैंडल चोरी हो गए हैं और उन्हें चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि अंजलि है। पवित्रा खुद से ही कहती है, मुझे अंजलि से ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने जिस थाली में खाया उसे मैं छेद किया। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं हमेशा लोगों की मदद करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ही ना जाने क्यों ऐसा होता है। अब मैं क्या करूँगी? इतनी महंगी रकम कैसे चुकाऊंगी? अब मुझे मालकिन को 5 लाख मुआवजा भी देना पड़ेगा और वो मुझे नौकरी से भी निकाल देगी।
अब मैं क्या करूं? ऐसा कहते हुए पवित्रा अपने घर के बाहर सर पकड़कर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर आसमान से एक परी आती है और कहती है, क्या बात है पवित्रा, तुम उदास क्यों बैठी हो? आप कौन है? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं परी लोग की रानी परी हूँ। तुम हमेशा लोगों की मदद करती हो। मैंने देखा आज तुम्हें मदद की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। बताओ क्या परेशानी है? पवित्रा परी को सारी बात बताती है। सारी बात जानकर परी कहती है, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम चिंता मत करो और मेरे साथ चलो। परी पवित्रा को अपने साथ बादलों में ले जाती है और कहती है, देखो यहाँ पर एक जादुई गाउन का घर है और एक जादुई सैंडल का घर है। इन दोनों में से एक घर तुम्हारी मदद करेगा। मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है, अब आगे का कार्य तुम्हें खुद करना होगा। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। एक जादुई गाउन और एक जादुई सैंडल का घर दिखता है। पवित्रा के वहाँ पहुँचते ही जादुई गाउन का घर कहती है, सुनो पवित्रा, मेरे घर के अंदर बहुत सारी धन दौलत है। इतने सारे धन दौलत से तुम रातों रात करोड़पति बन जाओगी। तभी जादुई सैंडल के घर में से आवाज आती है, पवित्रा, मेरे घर के अंदर कोई धन दौलत नहीं है, लेकिन 5 कीमती गाउन और 5 कीमती सैंडल है। तुम इन्हें लेकर दुकान पर डिलीवर कर सकती हो और अपना जीवन साधारण तरीके से व्यतीत कर सकती हो। पवित्रा का ये फैसला सुनने के बाद जादुई गाउन का घर वहाँ से गायब हो जाती है। फिर पवित्रा जादुई सैंडल के घर में जाती है और कीमती गाउन और सैंडल को लेकर वापस आ जाती है और जादुई सैंडल के घर को धन्यवाद कहकर वापस अपने घर आ जाती है। भला हो परी का, जिन्होंने मेरी मदद की। अब मैं फटाफट इन गाउन और सैंडल को दुकान पर डिलीवर करके आती हूँ। पवित्रा गाउन को और सैंडल को डिलीवर करके वापस आ रही होती है कि तभी उसे रास्ते में अंजलि दिखती है। अंजलि पवित्रा को देखकर उसके पास आकर उसे माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपके गाउन और सैंडल को चुरा लिया था, लेकिन जब मैं उन्हें चुरा कर भाग रही थी तो कुछ गुंडों ने वो मुझसे छीन लिया। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे पुलिस के हवाले मत करना। तुम इतने दिनों तक मेरे साथ रही हो, इसलिए मैं तुम्हें छोटी बहन की तरह मानती हूँ, लेकिन तुम्हारी गलती माफ करने लायक बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट तो नहीं करूँगी, लेकिन आज के बाद तुम मेरे घर में नहीं रहोगी। इसके बाद अंजलि वहाँ से चली जाती है और पवित्रा मालकिन से जाकर मिलती है। मालकिन पवित्रा की खूब तारीफ करती है। अब तो पवित्रा मालकिन की फेवरेट हो गई थी। धीरे धीरे मालकिन पवित्रा की पगार बढ़ाती रहती है, जिससे कि पवित्रा अपना एक पक्का मकान बना लेती है और उसी में अपना जीवन साधारण तरीके से खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। चांद की परियां। बहुत समय पहले की बात है। चांद के ऊपर परियों का एक बहुत ही सुंदर मोहल्ला था। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर परियां रहती थी। उन परियों के पास बहुत सारा सोना होता था। सभी परियां आपस में बहुत खुशी से रहती थी। लेकिन एक दिन पृथ्वी लोक की 2 जादूगरनी को पता चल जाता है कि चांद पर एक परियों का मोहल्ला है और परियों के पास बहुत सारा सोना भी है। दोनों जादूगरनी चांद पर मौजूद सारे सोने को कब्जा करने का मन बना लेती हैं। एक दिन दोनों जादूगरनी अपनी जादुई गाड़ी में बैठकर चांद पर सोना चुराने चली जाती है। मैंने सुना है कि चांद पर इतना सोना है कि हमारी कई पुश्तें आराम से बैठकर खा सकती हैं। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो तुरंत चांद पर सोना ढूंढने का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ मोना परी आ जाती है और उन सब की सारी बातें सुन लेती है। अरे ये दोनों तो हमारे चांद पर सोना चुराने आई हैं। मुझे अभी तुरंत जाकर दूसरी परियों को यह बात बतानी होगी। मोना परी मोहल्ले की सारी परियों को इकट्ठा करके उन दोनों जादूगरनियों की प्लानिंग बता देती है। उसकी बात सुनकर मीठी परी कहती है, हमें तुरंत उन लोगों को यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो वे लोग सारा सोना यहाँ से चुरा कर ले जाएंगे। सोने के बिना हम कुछ नहीं है। हमारी जादुई छड़ी भी सोने के मदद से ही चार्ज होती है, इसलिए हमें हमारे सोने की हिफाजत करनी होगी। उसके बाद सभी परियां मिलकर उन दोनों जादूगरनी के पास पहुँच जाती है। मोना परी गुस्से से कहती है, सुनो, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, वरना हम तुम्हें जलाकर राख कर देंगे। परियों को देखकर अनु जादूगरनी कहती है,
अरे हमें तो ये बात पता ही नहीं थी कि यहाँ इतनी खूबसूरत परियां भी रहती हैं। हम इन सारी परियों को पृथ्वीलोक ले जाएंगे और इनकी जादुई छड़ी की मदद से बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। सपने नींद में ही देखे जाए तो बेहतर है। हम अभी तुम्हें अपनी जादुई छड़ी की मदद से मजा चखाएंगे। लेकिन इससे पहले कि परियां अपने जादू छड़ी का इस्तेमाल करती, दोनों जादूगरनी अपनी शक्ति की मदद से सभी परियों को बिजली के जेल में कैद कर देती है। सभी परियों को जोरदार बिजली के झटके लगने लगते हैं, जिस वजह से उनकी जादुई छड़ी उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। मीठी परी परेशानी के साथ कहती है, अरे नहीं, ये दोनों तो बहुत चालाक निकले। अब हम क्या करें? तभी रेखा जादूगरनी उन सभी परियों की जादुई छड़ी उठाकर अपने बैग में भर लेती है। उसके बाद दोनों जादूगरनी परियों के घर में मौजूद सारा सोना अपने जादुई गाड़ी में रख लेती है। जादूगरनियां सभी परियों को बिजली के रस्सी से बांधकर अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। चलो अब हम अपने घर चलते हैं। हाँ, जल्द ही पहुँच जाएंगे। फिर दोनों जादूगरनी अपनी गाड़ी को हवा में उड़ाकर पृथ्वीलोक पर पहुँच जाती हैं। दोनों जादूगरनी सभी परियों को अपने घर में कैद कर लेती है। उसके बाद दोनों जादूगरनी परियों की जादुई छड़ी का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन जादुई छड़ी बिल्कुल काम नहीं करती है। अचानक उस जादुई छड़ी में से आवाज आने लगती है, कृपया इस छड़ी का इस्तेमाल करने के लिए पहले पासवर्ड डालें। जादुई छड़ी की आवाज सुनकर जादूगरनी कहती है, यह परियां तो बहुत शानी है। इन्होंने अपनी जादुई छड़ी में पासवर्ड लगा रखा है। बिना पासवर्ड के हम इनकी जादुई छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रेखा जादूगरनी परियों को धमकाते हुए कहती है, चलो तुम सब अभी के अभी अपनी छड़ी का पासवर्ड बताओ, वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें पासवर्ड नहीं बताएंगे। मोना परी की बात सुनकर जादूगरनी को बहुत गुस्सा आ जाता है। जादूगरनी सभी परियों को जोरदार बिजली के झटके देने लगती है। मैं तुम्हें 2 घंटे का समय दे रही हूँ। अगर तुमने हम दोनों को पासवर्ड नहीं बताया तो यह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इतना कहकर दोनों जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। इस तरह अपनी लाचारी पर सभी परियां उदास होकर रोने लगती हैं। थोड़ी देर बाद उस जादूगरनी के घर के बाहर से सनाया नाम की लड़की गुजरती है। उसे परियों की रोने की आवाज सुनाई देती है। सनाया खिड़की से अंदर झांकने लगती है। तभी उसे बिजली के रस्सी में सभी परियां कैद दिखाई देती है। अरे यहाँ तो परियां हैं, लेकिन ये सभी परियां यहाँ कैसे आई? सनाया को देखकर सभी परियां उससे मदद मांगने लगती हैं। सभी परियां अपने साथ हुई घटना के बारे में सनाया को बता देती हैं। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। सनाया घर के अंदर जाती है और सभी परियों को आजाद करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जैसे ही सनाया बिजली की रस्सी को हाथ लगाती है, उसे एक बड़ा शॉक लगता है। जोरदार झटके की वजह से सनाया उछलकर जमीन पर गिर जाती है। अरे नहीं, इन रस्सियों में से तो जोरदार बिजली का झटका आ रहा है। मुझे इन्हें तोड़ने के लिए कुछ आइडिया सोचना होगा। सनाया मदद मांगने के लिए एक तांत्रिक के पास जाती है। सनाया तांत्रिक को लेकर फिर से परियों के पास आ जाती है। तांत्रिक मंत्र पढ़कर सभी परियों को आजाद कर देता है, लेकिन तभी वहाँ दोनों जादूगरनी आ जाती है। जादूगरनियाँ सनाया और तांत्रिक को देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अरे यह लड़की और तांत्रिक यहाँ कैसे आए? इनकी वजह से हमारा सारा काम बिगड़ गया है। अब हम इन्हें जान से मार डालेंगे। लेकिन तभी परियां अपनी जादुई छड़ी को उठाकर उन दोनों जादूगरनियों को बर्फ बना देती है। इससे पहले कि ये वापस अपने रूप में आए, सभी परियां उन दोनों जादूगरनी को एक बड़े महासागर में जाकर फेंक देती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी परियां अपना सोना लेकर चांद पर वापस चली जाती है। परी की सौतेली बहन। बहुत समय पहले की बात है। परी लोक में सोनाली नाम की रानी परी राज किया करती थी। सोनाली परी हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी, इसलिए परी लोक की सभी परियां सोनाली परी का आदर करती थी। सोनाली परी की एक बेटी भी थी जिसका नाम छाया था। सोनाली परी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी।
एक दिन सोनाली परी परीलोक का भ्रमण कर रही थी कि तभी उसे अचानक नदी किनारे किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज है। देखूं जरा ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। अरे इस पेड़ के नीचे तो कोई बच्चा रो रहा है। अरे ये तो कितनी प्यारी बच्ची है, इसे यहाँ कौन छोड़ गया। रो मत बच्चे, चुप हो जा। सोनाली परी उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले आती है। छाया बेटी इधर आओ, ये तुम्हारी छोटी बहन है, अब से ये हमारे साथ ही रहेगी, तुम्हें इसका ध्यान रखना है। माँ ये कौन है और आप इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो। ये तुम्हारी छोटी बहन है और आज से इसका नाम कोमल है। माँ बेशक इसे अपनी बेटी मानती हो, लेकिन मैं इसे अपनी बहन कभी नहीं मानूंगी। समय ऐसे ही बीतने लगता है। सोनाली परी अपनी दोनों बेटियों से बराबर प्यार करती थी। वो दोनों में कोई फर्क नहीं करती थी। वो कभी भी कोमल को ये एहसास नहीं होने देती थी कि कोमल उसकी सगी बेटी नहीं है। एक दिन सोनाली परी बाजार जाती है तो उसकी नजर दुकान में टंगी 2 सुंदर फ्रॉक पर जाती है। कितनी सुंदर फ्रॉक है, ये फ्रॉक छाया और कोमल पर बहुत अच्छी लगेगी। ये सोचकर सोनाली परी दोनों फ्रॉक खरीदकर घर वापस आ जाती है। छाया, कोमल, कहाँ हो तुम दोनों? देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लेकर आई हूँ। सोनाली परी की आवाज सुनकर छाया और कोमल वहाँ पर आती हैं। माँ आप क्या लेकर आई हो? मैं तुम दोनों के लिए बहुत ही सुंदर 2 फ्रॉक लेकर आई हूँ। माँ ये फ्रॉक तो बहुत ही सुंदर है। माँ आप बहुत अच्छी हो, मुझे ये फ्रॉक बहुत ही पसंद आई। माँ आपने इसका कलर देखा है, कितना डार्क है। आज के जमाने में इतना डार्क कलर कौन पहनता है। ये डार्क कलर की फ्रॉक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। दीदी देखो ना, इसका डिजाइन कितना सुंदर है, और वैसे भी माँ इतने प्यार से हम दोनों के लिए ये लेकर आई है। रख लो ना प्लीज। तुमसे किसी ने कहा है बीच में बोलने के लिए? अपने काम से काम रख, मेरे मामले में मत बोल, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये क्या तरीका है अपनी छोटी बहन से बात करने का? वो तुमसे कितना प्यार करती है और तू जब देखो उसे डांटती रहती है। माँ आप प्लीज शांत हो जाओ ना, दीदी पर इतना गुस्सा मत करो। तू फिर बोली बीच में? तुझसे कहा ना अपने काम से काम रख, तुझे समझ नहीं आता क्या? जब देखो मेरी और माँ के बीच में बोलती रहती है, सौतेली कहीं की। छाया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कोमल को ये सब बोलने की? सोनाली परी छाया परी को खींचकर एक थप्पड़ लगाती है। छाया रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। जब से कोमल की बच्ची आई है तब से माँ मुझसे ज्यादा इससे प्यार करती है, जैसे कोमल नहीं मैं इनकी सौतेली बेटी हूँ। तभी सोनाली परी छाया के कमरे में आती है। मुझे माफ कर दो छाया, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन तुमने बात ही ऐसी करी थी। मैंने कभी भी तुम दोनों बहनों में कोई फर्क नहीं किया। तुम दोनों मेरे लिए एक समान हो। मैं जितना प्यार कोमल से करती हूँ उतना ही प्यार तुमसे भी करती हूँ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप केवल कोमल की ही माँ हो। आप हमेशा कोमल को मुझसे ज्यादा प्यार करती हो। नहीं छाया, ऐसा नहीं है। बस अब आप मुझे अकेला छोड़ दो। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। छाया को कोमल से पहले से भी ज्यादा जलन होने लगती है। कभी सोनाली परी कोमल की तारीफ करती तो छाया गुस्से से लाल पीली हो जाती थी। अब वो कोमल को परेशान करने के लिए बहाने ढूंढती रहती थी। एक दिन जब सोनाली परी घर पर नहीं होती है तब छाया कोमल के कमरे में तेल गिरा देती है, जिससे कोमल फिसल कर गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। कोमल रोने लगती है। ये देखकर छाया मन ही मन खुश होने लगती है। आज तो मजा ही आ गया, देखो कैसे रो रही है। आगे आगे देख बच्चू, मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ। तूने मुझसे मेरी माँ का प्यार छीना है ना, देख मैं तुझसे क्या क्या छीनती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कोमल अपने कपड़े तह लगाकर अलमारी में रख रही थी। तभी छाया उसे कपड़े तय करते हुए देख लेती है। अरे वाह, कितना अच्छा आइडिया है। कोमल की बच्ची, तुझे सुंदर सुंदर कपड़े पहनने का शौक है ना,
रुक, अभी बताती हूँ तुझे। इतना सोचकर छाया दरवाजे के पीछे छिपकर कोमल के कमरे से बाहर जाने का इंतजार करने लगती है और उसके जाते ही उसकी अलमारी में चूहे छोड़ देती है। बेटा, अब आएगा मजा। शाम को जब कोमल अपने कमरे में आती है तो पहनने के लिए जैसे ही फ्रॉक निकालती है, वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसके सारे कपड़े चूहे ने कुतर दिए हैं। अरे, ये क्या हो गया? सुबह तक तो ये सारे कपड़े सही थे, इतनी जल्दी इसमें चूहे कहाँ से आ गए? मैंने तो दरवाजा अच्छे से बंद किया था। अपने कपड़ों को कुतरा हुआ देख कोमल बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। तभी उसकी नजर दरवाजे के पीछे खड़ी छाया पर जाती है, जो उसे देखकर हंस रही थी। इसका मतलब ये सब दीदी ने ही किया है। पता नहीं दीदी को मुझे परेशान करने में कौन सा मजा आता है। तभी उसके कमरे में सोनाली परी आती है। क्या हुआ कोमल, तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं माँ। कुछ तो बात है, अब तुम अपनी माँ से छुपाओगी? बताओ बेटा, क्या हुआ? मम्मी, मेरी अलमारी के सारे कपड़े चूहे ने कुतर दिए हैं, अब मैं क्या पहनूंगी? बस इतनी सी बात। आज मैं तुम्हें अपने साथ बाजार लेकर चलूंगी। तुम्हें जो भी ड्रेस पसंद आएगी तुम ले लेना। मैं कभी भी तुम्हारे चेहरे पर उदासी नहीं देख सकती। इतना सुनते ही कोमल सोनाली परी को जोर से गले लगा लेती है। आप कितनी अच्छी हो, आप मुझसे कितना प्यार करती हो। भगवान करे हर बच्चे को आपकी जैसी माँ मिले। बेटा, दुनिया की सभी माँ अपने बच्चे से इतना ही प्यार करती है। अच्छा, अब चलो, बाजार के लिए देर हो रही है। तुम्हारे लिए ड्रेस भी तो लेनी है ना। कोमल और सोनाली बाजार के लिए निकल जाते हैं। छाया दरवाजे के पीछे से उन दोनों की सारी बातें सुन रही होती है। जितना भी इस कोमल की बच्ची को माँ से दूर करने की कोशिश करती हूँ, उतना ही ये माँ के करीब आ जाती है। अब इसके साथ कुछ बड़ा ही करना होगा, नहीं तो ये मुझे कभी भी माँ के करीब नहीं आने देगी। छाया मौके की तलाश करने लगती है। एक दिन छाया परीलोक में घूम रही होती है कि तभी उसकी नजर नदी किनारे टूटे हुए पुल पर पड़ती है। ये पुल तो टूटा हुआ है। अगर मैं किसी तरह कोमल को यहाँ लाने में कामयाब हो जाऊं, तो ये मुसीबत हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चली जाएगी। उसके बाद छाया कोमल के पास आती है। क्या हुआ दीदी, आपको मुझसे कुछ काम था? नहीं, बस नदी किनारे बहुत ही सुंदर फूल खिले हैं। क्या तुम मेरे साथ उन्हें देखने चलोगी? दीदी, आप मुझे अपने साथ लेकर चलोगी? आप तो मुझे अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाती, तो फिर आज क्यों? मैंने तो इसलिए पूछ लिया था क्योंकि वो फूल साल में एक बार ही खिलते हैं। दीदी, अगर आप इतने प्यार से मुझसे पूछ रही हो तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। इतना कहकर छाया और कोमल नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। दीदी, कहाँ है फूल? मुझे तो यहाँ पर कोई फूल नहीं दिख रहा। फूल होगा तो दिखाई देगा ना। मतलब अभी बताती हूँ। फिर जैसे ही छाया कोमल को नदी में धक्का देने वाली होती है कि तभी छाया का पैर फिसल जाता है और वो खुद नदी में गिर जाती है। ये देखकर कोमल आओ देखती है ना ताओ, नदी में कूद जाती है और गांव वालों की मदद से छाया को बचा लेती है। कोमल का ये निश्चल प्यार देखकर छाया का मन पिघल जाता है और उसे अपने किए पर पछतावा भी होता है। कोमल, मैंने हमेशा तेरे साथ बुरा बर्ताव किया। तुझे न जाने कितने तरीकों से मैंने परेशान किया, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें जान से मारने की भी कोशिश की, फिर भी तूने मेरी जान बचाई। तू महान है कोमल। मुझे तेरी जैसी बहन ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मुझे माफ कर दे कोमल। इतना कहकर कोमल जोर जोर से रोने लगती है। दीदी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। फिर छाया कोमल को गले लगा लेती है। उस दिन के बाद से छाया और कोमल दोनों मिलजुल कर रहने लगती हैं। एक बार की बात है, अमृतपुर नाम के एक गांव में मनोरमा नाम की एक औरत अपने पति और एक बेटी के साथ रहती थी। मनोरमा की बेटी का रंग काला और कद छोटा था, जिस वजह से कई बार उसे बाहर के लोग चिढ़ा दिया करते थे और वो खूब रोती थी। मनोरमा और उसका परिवार बहुत अच्छा था।
उनका परिवार एक मिडिल क्लास परिवार था, लेकिन उनमें आपस में बहुत प्यार था। एक दिन मनोरमा की बेटी गुड़िया अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी आज संडे है, पापा भी घर पर है, कहीं घूमने चलते हैं ना? हाँ, तुम्हारा ये आइडिया बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? हम दुर्गा माता के मंदिर चलते हैं ना? उनके मंदिर के बाहर झूले भी है, मैं तो झूला झूलूंगी। उसके बाद मनोरमा, उसकी बेटी और उसका पति तीनों मिलकर मंदिर घूमने जाते हैं। जब वो मंदिर से घूमकर वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक कूड़ेदान के पास छोटी बच्ची रोते हुए दिखती है। मनोरमा उस बच्ची के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? बताओ क्या हुआ? बताओगी तो मैं तुम्हें फ्रूटी दूंगी। मैंने कभी अपने मम्मी पापा की शक्ल नहीं देखी। लोग कहते हैं मेरे जन्म के पश्चात ही वे लोग मर गए थे और तब से मुझे चाची ने रखा था। चाची मुझे रोज मारती है और देखो ना, आज यहाँ छोड़कर चली गई। मुझे यहाँ से घर का रास्ता नहीं पता। तुम्हारी चाची ने वाकई बहुत गलत किया है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी चाची के पास छोड़ देती हूँ। नहीं, मुझे दोबारा चाची के पास नहीं जाना। मुझे प्लीज उनके पास मत ले जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं इसी कूड़ेदान में रह लूंगी। लोग जो खाना फेंकेंगे मैं खा लूंगी। मनोरमा को उस बच्ची के लिए बहुत बुरा लगता है। वो अपने पति से कहती है, देखिए ना कितनी मासूम लग रही है। अगर हमने इसे यहीं छोड़ दिया तो इसकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। हम इसको अपने घर ले चलते हैं ना? अरे हाँ भाग्यवान, इसमें मुझसे पूछने जैसा कुछ भी नहीं है। हम इस बच्ची को अपने घर ले चलते हैं। गुड़िया, तुम इस बच्ची को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करोगी ना? हाँ पापा, ये तो बहुत ही सुंदर है, मुझे ये बहुत पसंद है। हम दोनों बिल्कुल बहनों की तरह रहेंगे। उसके बाद मनोरमा का परिवार उस बच्ची को अपने साथ घर ले आता है। उसके बाद मनोरमा उस बच्ची का नाम शिवानी रख देती है। शिवानी को मनोरमा के घर में बहुत प्यार मिल रहा था। वो भूल ही गई थी कि मनोरमा और उसके पति उसके अपने माँ बाप नहीं है। वे लोग तो उसे अपने माँ बाप से भी कई गुना ज्यादा प्यार दे रहे थे। गुड़िया भी शिवानी को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी और उसे बहुत प्यार करती थी। दोनों बहनों में बहुत ज्यादा प्यार था। वक्त के साथ समय बीतता गया। मनोरमा जरा बूढ़ी हो गई और उसकी दोनों बेटियां जवान हो गई। गुड़िया ज्यादा लंबी ना हो सकी, उसका कद कम ही रह गया और रंग भी उसका बहुत काला था। लेकिन वही शिवानी कद से भी लंबी थी और दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। एक दिन दोनों बहनें दुर्गा माता के मंदिर गई थी। जब वे दोनों वहाँ से वापस आ रही थी तभी रास्ते में कुछ लड़कियाँ मिलती है और वह शिवानी से कहती है, अरे शिवानी, तुम अपनी इस काले कलुटी बहन के साथ क्यों घूमती हो? तुम्हारे साथ ये बिल्कुल सूट नहीं करती। तुम कहाँ अप्सरा से सुंदर, और ये तुम्हारे पैर की जूती बराबर भी नहीं है। हाँ शिवानी, तुम दोनों को साथ में देखकर ऐसा लगता है जैसे ब्लैक एंड व्हाइट मूवी का कोई सीन हो। सबकी बातें सुनकर शिवानी कहती है, चुप रहो तुम लोगों के घर वालों ने तुम्हें यही सिखाया है क्या कि दूसरों का मजाक बनाओ? इंसान शक्ल से खूबसूरत कभी नहीं होता, उसका दिल खूबसूरत होना चाहिए। और रही बात गुड़िया की, तो उसका दिल बहुत खूबसूरत है। गुड़िया का दिल जितना खूबसूरत है, तुम लोगों का दिल उतना ही गंदा और काला है। अब बिना कोई बकवास किए चली जाओ यहाँ से। सभी लड़कियाँ मुँह बनाकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया और शिवानी घर लौटकर आ जाती है। गुड़िया को उन लड़कियों की बातों का बहुत बुरा लगता है। वो घर आकर रोने लगती है। शिवानी उसे समझाते हुए कहती है, कोई बात नहीं दीदी, तुम रोती क्यों हो? वो लोग तो ऐसे ही हैं, उनकी बातों को सीरियस क्यों लेती हो? आखिर मैं कब तक नजरअंदाज करूं? मुझे भी तो बुरा लगता है ना। मैं क्यों नहीं हूँ खूबसूरत, और मेरा कद इतना छोटा क्यों है? भगवान ने मुझे इतना बदसूरत क्यों बनाया? जब मेरी शक्ल बुरी है तो लोग बुरा ही कहेंगे ना। इसमें भला उनकी भी क्या गलती है? तुम जाओ, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। तुम इतना मत सोचो दीदी। मैंने कहा ना शिवानी, मुझे अकेला छोड़ दो। शिवानी ठीक है कहकर कमरे से बाहर चली जाती है और हॉल में सोफे पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी यानी कि मनोरमा वहाँ आती है और कहती है, अच्छा हुआ शिवानी जो तुम यहीं मिल गई।
मैं तुम्हें एक गुड न्यूज देने वाली हूँ। आज शाम को गुड़िया को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। बेटी जरा उसको अच्छे से तैयार कर देना, ठीक है? और अपने हाई हील पहना देना उसे। ठीक है माँ। उसके बाद शिवानी दोबारा कमरे में जाती है और कहती है, गुड़िया दीदी अब आप चुप हो जाइए। अब मैं आपको एक गुड न्यूज देने वाली हूँ। मुझे पता है वो सुनकर आपको हंसी ही आ जाएगी। आज शाम को आपको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। क्या सच में? लेकिन लड़के वाले मुझे पसंद तो करेंगे ना? ओहो, तुम इस बात की चिंता क्यों करती हो? अगर वो खुद अच्छे होंगे तो तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। चलो चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। गुड़िया फटाफट नहाकर आती है। उसके बाद शिवानी उसको बहुत अच्छे से तैयार करती है। थोड़ी देर बाद लड़के वाले घर आ जाते हैं। फिर शिवानी गुड़िया को लेकर बाहर जाती है। ये है हमारी प्यारी सी बहना। कैसी लगी आपको मेरी बहन? लड़के वाले तो गुड़िया को देख ही नहीं रहे थे, उनकी नजर तो शिवानी पर टिकी थी। लड़का धीरे से अपनी माँ से कहता है, माँ हम जिस लड़की को देखने आए हैं वो कितनी बदसूरत है। मैं उससे शादी नहीं करूँगा। हाँ, अगर ये लोग छोटी बहन के लिए मान जाए तो मैं उससे शादी कर लूँगा। लड़की की माँ ये बात सुनने के बाद उसकी माँ से कहती है, देखिए बहन जी, हमें आपकी बड़ी बेटी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम वापस चले गए तो समाज वाले आपके ऊपर थू थू करेंगे, इसलिए आप अपनी छोटी बेटी से मेरे बेटे का रिश्ता करवा दीजिए। अरे ये आप कैसी बातें कर रही हैं बहन जी? आप मेरी बड़ी बेटी को देखने आई हैं, फिर आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? हम पहले अपनी बड़ी बेटी की शादी करेंगे, उसके बाद छोटी की करेंगे। तभी गुस्से में शिवानी भी कहती है, हाँ माँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आप लोग मेरी बड़ी बहन को बदसूरत कह रहे हैं, अपने बेटे को तो देखो, बंदर जैसी शक्ल का। निकल जाओ यहाँ से। पापा इन्हें घर का दरवाजा दिखा दीजिए। शिवानी की ये बात सुनकर लड़के वाले पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद गुड़िया फिर से रोना धोना शुरू कर देती है। शिवानी गुड़िया को चुप कराने जाती है और कहती है, दीदी आप उदास मत होइए, आपकी शादी एक दिन किसी राजकुमार से होगी, देख लेना तुम चुप रहो शिवानी, कब तक मुझे झूठी तसल्ली देती रहोगी? तुम अपना सोचो, तुम तो बहुत खूबसूरत हो ना, तुम्हारी शादी जरूर किसी राजकुमार से हो जाएगी। मुझे शादी करनी ही नहीं है, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी। शिवानी उदास मन से वहाँ से बाहर आ जाती है और मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने चली जाती है। मंदिर पहुँचकर शिवानी भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, इस परिवार ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे इतना अच्छा जीवन दिया है, मुझसे जो हो सकेगा मैं इन लोगों के लिए करूँगी। आप मेरे हिस्से की खुशियाँ भी मेरी गुड़िया दीदी को दे दीजिए और उनके हिस्से के सारे गम मुझे दे दीजिए, प्लीज भगवान। ऐसा कहकर शिवानी मंदिर के बाहर आकर बैठ जाती है। तभी उसके पास एक बूढ़ी भिखारिन आती है और कहती है, बेटी मेरी जरा सी मदद कर दो, मेरा घर यही मंदिर के पीछे है। मैंने घर में ताला लगाया था और उसकी चाबी गुम हो गई है। मेरी तो उम्र हो गई है बेटी, मुझसे ताला टूट नहीं रहा, तुम ही तोड़ दो। हाँ हाँ दादी माँ, क्यों नहीं। शिवानी उस दादी अम्मा के साथ जाती है और उसके घर का ताला तोड़ने में उसकी मदद करती है। उसके बाद वो अम्मा शिवानी के बारे में पूछती है तो शिवानी उसे सारी परेशानी बताती है। आपको सारी बात बताकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरे पास तुम्हारी समस्या का एक समाधान है बेटी। वो क्या दादी अम्मा? दादी अम्मा अपना पुराना सा बक्सा खोलती है और उसमें से एक चमचमाती सैंडल और एक चमचमाता हुआ मेकअप किट निकालती है और कहती है, तुम ये दोनों चीज अपने साथ ले जाओ और अपनी बहन को दे देना। जादुई हील पहनकर वो लंबी हो जाएगी और जादुई मेकअप लगाकर वो बेहद खूबसूरत हो जाएगी। फिर उसके जीवन में भी खुशियाँ आ जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादी अम्मा। पता नहीं मैं आपके इस एहसान का बदला कैसे चुका पाऊंगी। मैं अभी चलती हूँ। शिवानी दौड़ती हुई घर आती है और गुड़िया के पास जाकर कहती है, देखो दीदी मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये कहकर शिवानी गुड़िया को सारी बात बताती है। गुड़िया तुरंत वो जादुई मेकअप लगा लेती है और जादुई सैंडल पहन लेती है।
उसके ऐसा करते ही वो बेहद खूबसूरत और लंबी हो जाती है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं बहन, तुमने तो मेरे जीवन से सारे दुख ही खत्म कर दिए। भगवान तुम्हारी जैसी बहन सबको दे। इतना कहकर गुड़िया शिवानी को गले से लगा लेती है। मनोरमा और उसका पति भी ये बात जानकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद कुछ ही दिनों में गुड़िया की एक बहुत अच्छे लड़के से शादी हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद शिवानी की भी शादी उन्हीं के छोटे भाई से करा देती हैं। उसके बाद शिवानी और गुड़िया एक साथ अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगते हैं।